वेलकम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में एनडीए और एनए के 50 टॉप क्वेश्चंस की मैराथन होगी। क्योंकि भाई अब जो लास्ट टाइम बचा है ना, उसमें तो भाई जोरों शोरों से रिवीजन करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 50 क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, ये आपको आपके आने वाले जो एनडीए का एग्जाम है भाई, उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और भाई अब लास्ट टाइम पे ना, अब आप ढूंढने वाला काम छोड़ दो भाई, क्वेश्चंस ढूंढने वाला काम छोड़ दो, ये आप हम पर छोड़ दो। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम लाएंगे आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ढूंढ कर लाएंगे। ठीक है, जो बहुत बार रिपीट हुए और आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। अब भाई क्योंकि आपका जो सपना है ना, वो हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपनी 50 क्वेश्चंस की जो ये मैराथन है ना, इसको एकदम कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई, तो अब यहां पे आता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो भाई जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन। ठीक है भाई, तो चलिए अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल, एल्गल सेल, साइनोपेकिन सेल एंड बोथ, ए और सी। ठीक है भाई, तो जो सेल होती है विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वाली, हमें पता है कौन सी सेल होती है, दैट इज बैक्टीरियल सेल। ठीक है, एज वेल एज साइनोफाइकिन सेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिकॉज एल्गल सेल क्या होती है, ये यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, दैट इज वाई इसमें कैसा न्यूक्लियस रहता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, विदाउट। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, और हाँ फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मार्क कर लीजिए। अगर आपको अलग से लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे, मैं आपको उनको मार्क भी करवाऊंगी। ठीक है, तो वो या तो आप लिख लीजिए या बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, Who proposed cell theory? तो भाई ये तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो सेल थियरी है वो किसने प्रपोज की थी। तो यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या प्रपोज की थी, सेल थियरी प्रपोज की थी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्लॉक इन विच मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस आर ऑल प्रेजेंट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे भी मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये इतनी बार पूछा गया ना, और आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल पर जिसमें मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें ये चारों की चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं। और फ्रेंड्स देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं भाई। इनर्ट गैस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जितनी भी इनर्ट गैस हैं वो मैक्सिमम कहाँ पाई जाती हैं, पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे गेस भी कर सकते हो। ठीक है, गेसिंग इज नॉट दैट बैड। ठीक है, बट चलिए भाई, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा, which among the following is an electrochemical cell that cannot be charged। ठीक है भाई, अब हमें इसमें बताना है कि ऑप्शंस में कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज किसको नहीं कर सकते भाई, प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल जो होता है उसको हम, वो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसको चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अभी किसी को हार नहीं माननी है, पूरे हमें 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन विल हैव। चलिए भाई कोई बात नहीं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे, काइनेटिक एनर्जी ओनली, पोटेंशियल एनर्जी ओनली, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो जो बॉडी है वो क्या एग्जीक्यूट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, जबकि वो कहां से पास थ्रू हो रही है, अपनी मीन पोजीशन से। ठीक है, ये SHM होता है। ठीक है, और ये क्या, कौन सी पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है। ठीक है, तो भाई क्या होगा,
वहां पर क्या होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पेंडुलम होता है वो जब मेन पोजीशन से गुजरता है तो क्या कम हो जाता है, उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम आता है, an object is placed at the focus of a concave mirror, the image will be, भाई इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलने ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए अपने आंसर्स भी हम देख लेते हैं भाई। ऑप्शंस है हमारे क्या, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट द फोकस, नो। रियल अपराइट, अपराइट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, देखो इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और क्या होगी, रियल होगी, ओके, और हाईली इनलार्ज्ड होगी। ठीक है, वो कैसी होगी, बड़ी बनेगी, काफी बड़ी बनेगी, कहां तक बनेगी, इनफाइनाइट तक बनेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसके लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए भाई अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, पिगमेंट एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। ठीक है भाई, जो क्लोरोप्लास्ट सब्सटेंस होता है उसमें कौन सा पिगमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो भाई पहला क्लोरोफिल, वो तो भाई प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, कैरोटीन ये भी प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल ये भी प्रेजेंट होता है, ओके। एंथोसाइनिन ये जो पिगमेंट होता है ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। दैट इज वाई ऑप्शन डी क्या होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन होगा, एकदम करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एसिड कंटेन्ड इन विनेगर इज। भाई ये सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या चले जाते हैं, बच्चे आप बहुत डीप में चले जाते हैं। ठीक है, तो भाई डीप में नहीं जाना है इस डर के हमारे कि कॉम्पिटेटिव लेवल का ये एग्जाम है, हमको बेसिक्स पर ही रहना है। तो यहाँ पर इस एग्जाम में क्या होता है कि टीचर्स आपका क्या करते हैं, बेसिक चेक करने की कोशिश करते हैं कि वेदर इट्स गुड और नॉट। ठीक है, तो भाई ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा भाई, एसिटिक एसिड। ये सबको पता होना चाहिए। विनेगर एक ऐसी चीज है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी यूज करते हैं। ओके, दैट इज वाई जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज वाई ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, which one of the following is the mode of heat transfer in which warm material is transported so as to displace the cooler material। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भाई जो हीट होती है, ठीक है, जो मोड ऑफ हीट होता है, हीट ट्रांसफर, ठीक है, वो कौन सा होता है जिसमें जो वार्म मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरह से कि वो डिस्प्लेस मटेरियल को, कि वो जो कूलर मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है भाई कौन सा ऐसा मेथड होता है, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन जो होता है ये सिर्फ किस पे होता है, लिक्विड्स पे होता है और गैसेस पे। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड जो होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस पर होता है। सॉलिड्स पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, सॉलिड्स पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी मार्क कर लीजिए। देखिए हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लाए ना वो टॉप 50 हैं। ठीक है, तो 50 के 50 इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं मार्क उसमें करवा रही हूँ भाई जो बहुत ही ज्यादा रिपीट हुए, मतलब 10 से 12 बार तो रिपीट हुए ही हुए। ठीक है, तो इनको प्लीज आप मार्क जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई, तो अब जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, वो हमें ब्लैक क्यों दिखता है, ये भी एकदम कॉमन सेंस सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो इसलिए ब्लैक दिखता है क्योंकि ये कोई भी जो कलर है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दैट इज ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दैट इज वाई वो हमें कैसा अपीयर होता है, ब्लैक। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। अब भाई ये तो पता होना ही चाहिए कि जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्टमक में। ठीक है, ये हमारे स्टमक में होते हैं। ओके,
और ये इन जूसेस में कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत ही फेमस है भाई, बहुत फेमस है और बहुत डेंजरस एसिड है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला है हमारा एन एडेनाइन पेयर्स विद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी मिलेगा। ओके, मार्क इट टू। चलिए भाई, तो हाँ, जो एडेनिन होता है, ठीक है, ये हमें पता है ये क्या होता है, ये डीएनए में पाए जाने वाला एक बेस है। ओके, ये क्या है? डीएनए में पाए जाने वाला एक बेस है। आपने डीएनए स्ट्रक्चर देखा होगा। ओके, लाइक दिस होता है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके जो साइड पे होते हैं, ये क्या होते हैं? यहाँ पर बेसेस होते हैं। और ये किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो भाई जो डीएनए में एडेनाइन बेस होता है वो किससे पेयर करता है? तो हमें पता होना चाहिए वो किससे करता है? थायमीन से। ठीक, जो एडेनिन होता है वो थायमीन से पेयर करता है। ठीक है, और साइटोसिन किससे करता है? गुआनिन से करता है। ओके, चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड अकम्पनीड बाय। ठीक है भाई, जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? ठीक है, मतलब कि जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, तो भाई वो कैसे बनते हैं? ठीक है, किसकी वजह से बनते हैं? तो भाई हमें पता होना चाहिए डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक है भाई, केमिकल बॉन्ड्स तभी बनेंगे भाई, बॉन्डिंग तभी होगी ना जब दोनों जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं भाई वो कैसे होंगे? शांति में होंगे। ठीक है, उनकी जो एनर्जी होगी ना वो बहुत ही ज्यादा लो होगी, तभी वो आपस में क्या कर पाएंगे? एक दूसरे को टॉलरेट कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और याद रखना है हमें, अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हायर एनर्जी है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज लोअर एनर्जी में होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चलिए भाई देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक आर डायरेक्शनल एंड बोथ आर नॉन डायरेक्शनल। तो भाई पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अभी हार नहीं माननी फ्रेंड्स। ठीक है, हमें पूरे के पूरे 50 कंप्लीट करने हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी असाइंड यूजिंग न्यूटन्स। ठीक है भाई, तो जो वेट होता है, ठीक है, उसको हम कौन से न्यूटन के लॉ से असाइन करते हैं? ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कौन से न्यूटन का लॉ? तो पता है हमें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है भाई, ठीक है, ये जो लॉ होता है ये हमें क्या असाइन करवाता है? वेट। ठीक है, इसकी मदद से हम वेट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो देखने में ही पता चल गया, ये देखने में बहुत ही इजी लग रहा है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमिनस सेलुला ई सेलुला वाज द स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है भाई, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? भाई याद करो, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ही रहता है ये, है ना? तो ये किसने दिया था? विरकोव। ठीक है, विरकोव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं। ठीक है, जो न्यू सेल्स हैं वो किससे फॉर्म होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होती है। ये स्टेटमेंट का मतलब होता है। इसको किसने दिया था? विरकोव ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच वन इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है भाई देख लेते हैं, तो कौन सा ऑर्गन होता है इनमें से जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में मदद करता है? तो भाई बहुत
प्यारा सा ऑर्गन होता है उनका, सबको पसंद आता है, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जो ऑर्गन होता है प्लांट में, वो किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, हमें फाइंड आउट करना है हमारे ऑप्शंस में कि भाई जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर किसका होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि SiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जायंट होता है कंपैरेटिवली तो टू PbO2, NaCl और AlCl3। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल। अब इनमें से ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, तो भाई हमें पता है ट्रांजिशन मेटल किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, जो डी ब्लॉक में आते हैं उनको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, दैट इज व्हाई यहाँ पर कौन सा आता है इनमें से, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आता है किसमें, मैग्नीशियम। ठीक है, जो मैग्नीशियम होगा वो करेक्ट होगा। फिर से एक बार देख लीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम इसमें नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ पे ऑप्शन दोनों में दिया गया है, मैग्नीज एज वेल एज मैग्नीशियम। हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे जो गलती होती है वो कहाँ होती है, हम देखते नहीं है। ठीक है, और हम किस में लगा के चले जाते हैं, मैग्नीशियम में, ये बहुत ज्यादा गलती होती है। ठीक है, हमें किस पे लगा के आना है, मैंगनीज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, जो ट्रांजिशन मेटल में आता है वो कौन आता है, मैंगनीज। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगला चलते हैं, अगला है हमारा क्या, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है भाई, जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का वो कहां पर लाई करता है, हमें इन ऑप्शंस में बताना है। तो भाई जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, ओके, और बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है। हियर यू कैन सी, अगर सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, तो वो कहाँ लाई करेगा, बॉडी के बाहर लाई करेगा। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ओके, और अगर वो एक रॉड है, ठीक है, तो वो कहाँ करेगा, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो भाई यस वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमें ऑप्शन बी दिख रहा है, मे लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल एल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल आयंस आर। ठीक है भाई, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड, कलरलेस, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो नहीं भाई, पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा, कलरलेस हाँ होते हैं लेकिन कलर्ड नहीं होते। तो हियर वी कैन सी अवर ऑप्शन डी विल बी द वेरी करेक्ट। क्यों, क्योंकि कलरलेस भी होते हैं और डायमैग्नेटिक भी होते हैं, और ये किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, एस ब्लॉक में। ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं किस ब्लॉक में होते हैं, एस ब्लॉक में होते हैं। ओके, चलिए भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम इज। ठीक है भाई, देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, लेट्स सी अवर ऑप्शंस। एंगुलर मोमेंटम है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, ये मास और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, इनर्शिया और वेलोसिटी का भी प्रोडक्ट नहीं होता है, और ये मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोशन नहीं होता, ये मूवमेंट ऑफ व्हाट, एंगुलर मोमेंटम होता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट। ठीक है भाई, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन थे, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो और काइनेटिक क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है जीरो से। तो भाई जब पार्टिकल जो होता है जब वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है, तो
तो भाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, हमेशा जीरो से भाई, काइनेटिक एनर्जी जीरो से हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। डेट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ठीक है भाई, अब जो नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। ओके, क्या बोलते हैं हम, एटॉमिसिटी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए लगे रहिए, बिल्कुल हार नहीं माननी है, पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हमको, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज। ठीक है भाई, इसको तो मार्क कर लो, एकदम मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है भाई, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो सबने पढ़ी है, उसने बताया था, क्या बताया था कि जो एटम होता है, ठीक है, वो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्या है भाई, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन अ न्यूक्लियस बाय। ठीक है भाई, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस जो होता है भाई, ठीक है, हमने पढ़ा है क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें किससे बाउंडेड रहते हैं ये। ठीक है, तो भाई ये शॉर्ट रेंज जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज का मतलब जो कम रेंज में इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है भाई, इनके क्योंकि ये न्यूक्लियस में ही रहते हैं, ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा भाई, बहुत शॉर्ट रेंज होगी। दैट इज वाई जो शॉर्ट रेंज में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होते हैं उनसे ये बाउंडेड रहते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा क्या, 27th क्वेश्चन। ओके, द एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज कॉल्ड इट। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी मार्क किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा गया है। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई जो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी वो किससे एसोसिएटेड होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। भाई आप किसी भी स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे, ठीक है, या फिर एक्सपैंड करोगे, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज। भाई ये तो बिना ऑप्शंस के आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करो भाई, मार्क करो, जल्दी जल्दी करो। CFC गैसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो ओजोन डिप्लीशन है वो इन्हीं गैसेस की वजह से होता है। और यस, इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो एकदम करेक्ट है भाई इसके लिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम। ठीक है भाई, ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। भाई इसमें पूछा है कि इकोसिस्टम के जो पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा पिरामिड है जो ऑलवेज अपराइट होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है। तो भाई आपने पिरामिड देखे होंगे, कुछ इस तरह से दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं और यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है भाई, तो इसमें अपराइट कौन सा बनता है ऑलवेज, क्योंकि कुछ पिरामिड ऐसे होते हैं जो उल्टे इन्वर्टेड भी बनते हैं। तो अपराइट जो होता है वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन सा भाई, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। ठीक है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। दैट इज व्हाई हियर वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू। जल्दी से इसको मार्क कर लो भाई, जल्दी से मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है भाई, ठीक है, उसकी वजह से जो हीटिंग अप होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, विच इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है भाई, तो
अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। जो अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती हैं भाई, वो क्या क्रिएट करती है, हीट अप क्रिएट करती है, ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उस पे हीट अप क्रिएट करती है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। भाई ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता है, क्वेश्चन देख के ही आंसर का पता लग जाता है कि भाई रूम टेम्परेचर पर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज मरकरी, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, वो क्या है भाई, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज। अब भाई जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है, हमारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है भाई। दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक्सो, ठीक है, और एंडो। तो एक्सो में क्या होता है, जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जबकि एंडो में क्या होता है, जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमें देनी पड़ती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है, कहां से, एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब कि जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, बाहर आएगी रिएक्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, तो भाई हमारे पास नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस और एंडोक्राइन सिस्टम। तो भाई सीएनएस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंडर पर रिफ्लेक्स एक्शंस काम करते हैं, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द हार्मोन इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। ये तो भाई पता होना चाहिए, जो इंसुलिन है, ठीक है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से मार्क कर लो इसको भी, क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सिंपल ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेसिक होते हैं, ओके। तो भाई इसमें जो इंसुलिन है वो कौन सेक्रेट करता है, तो भाई सबको पता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है, कौन सी सेल सेक्रेट करती है इसको, बीटा सेल्स सेक्रेट करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है क्या, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच। ठीक है भाई, देख लेते हैं भाई, अरेनियस ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, तो उनकी थ्योरी के हिसाब से एसिड जो है वो कैसा सब्सटेंस है, ठीक है भाई। तो उन्होंने बताया था बेसिकली जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देता है। कौन से आयन देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। तो लेट्स सी इन अवर ऑप्शंस, कुछ ऐसा है, ओके, गिव्स अ हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। भाई ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि क्या करता है, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस देता है इसमें एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके भाई, लगे रहना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, पूरे के 50-50 पे हमें कंप्लीट करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज। ठीक है भाई, इसका भी देख लेते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो भाई जो पीएच होता है सॉल्यूशन का, कौन से सॉल्यूशन का, जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो भाई वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, एक बॉडी है जिसको कहाँ फेंक रहे हैं भाई, अपवर्ड्स फेंक रहे हैं, वर्टिकली, ठीक है, एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो भाई हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है, इसमें मास होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। तो भाई मेनली डिपेंड किस पे करता है, हाइट पे डिपेंड करता है।
तो भाई जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां तभी होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगी। हियर वी कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ शिप मूव फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल। ठीक है भाई, अगर जो शिप है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो शिप है अगर वो फ्रेश वाटर से कहाँ जा रही है, सी वाटर पे जा रही है, ठीक है, सी वाटर पे जा रही है, तो क्या होगा, तो भाई ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, जो हमारी शिप है वो क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, राइज कर जाएगी। ठीक है, किस पर, सी वाटर पे। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं भाई, सरफेस टेंशन इज मेनली अराइजेस ड्यू टू, जल्दी से मार्क कर लो भाई, टिक कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया जो सरफेस टेंशन है ये किसकी वजह से अराइज होती है, तो भाई ये कोहेसिव मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव। हमें पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, अडेसिव और कोहेसिव। ठीक है, तो कोहेसिव क्या होते हैं, जो सिमिलर, ठीक है, जो सिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो लगता है फोर्स। ठीक है, और अडेसिव क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उन्हें हम अडेसिव बोलते हैं। तो जो सरफेस टेंशन फिनोमेना होता है ये किसकी वजह से होता है, कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। ठीक है भाई, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन एंड ऑस्पिट्रोजन। तो भाई यहाँ पर हमें सीधा ही दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, क्योंकि ये सारे कैसे ह्यूमन हॉर्मोन्स हैं, जबकि जो जिब्रेलिन है वो क्या है, प्लांट हार्मोन है। क्या है, प्लांट हार्मोन। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इन प्लांट्स which one of the following gases is released during photosynthesis। हाय, ये जो क्वेश्चन है फटाफट से इसको मार्क कर लो। ठीक है, एकदम मार्क कर लो, ये आने ही वाला है भाई आपके एग्जाम में। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पूछा है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो भाई फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमें याद रखना, वो रिलीज नहीं होती, वो यूज होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, यूज होती है, ना कि रिलीज होती है। रिलीज कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज। ठीक है भाई, फटाफट से मार्क कर लो इस क्वेश्चन को भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बायोलॉजी में ये तो आने ही वाला है। तो भाई जो एंडोस्पर्म होती है वो जिम्नोस्पर्म में कैसी होती है, देख लेते हैं भाई, ऑप्शन हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। ठीक है भाई, जिम्नोस्पर्म में पूछा है, हमसे याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में पूछा है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ना कि ट्राइप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होती है, ट्राइप्लॉइड होती है, ना कि जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैंगो एंड गुआवा प्लांट्स आर प्रोपिगेटेड थ्रू। ठीक है भाई, जो मैंगो और गुआवा के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम किस तरह से प्रोपिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऑप्शन है हमारे पास, स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। तो भाई ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप मैंगो और गुआवा के जो प्लांट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनमें से, चलिए भाई देख लेते हैं। भाई सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो भाई, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से पूछा गया कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, तो भाई हमें पता है आयोडीन। ठीक है, I-,
जो है वो सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। ओके भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, ठीक है। हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेटल है जो कि क्या अब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सा मेटल हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब करता है, तो लेड, ठीक है। क्या है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, जो कि जो पीडी होता है ये क्या एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ऐसा मेटल होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। दैट इज वाई हम इसको अगर किसी भी चीज के साथ डोप करेंगे, ठीक है, तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। ओके दैट इज द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके और हमारा 46th क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, एकदम जोरों शोरों के साथ लगे रहना है, ओके। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको मार्क कर लो भाई। डेंसिटी पूछा गया है हमसे कि जो वाटर की डेंसिटी है वो कब मैक्सिमम रहती है, तो भाई मैक्सिमम कब रहेगी हमें पता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कहां पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम रहती है। दैट इज वाई, इसी वजह से जो आइस होती है वो वाटर लिक्विड, वो लिक्विड वाटर के ऊपर, जो लिक्विड वाटर होता है ना उसके ऊपर क्या करती है, फ्लोट कर सकती है। क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड वाटर की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, उस टाइम पे कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस, ठीक है भाई देख लेते हैं अब इनमें से कौन सी वाटर गैस है। भाई अब ऑप्शंस क्या है हमारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर गैस, तो भाई मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है हमारा, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ओके। देन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। भाई हमें याद रखना है जो मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है उसका जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, वाटर गैस का मिक्सचर होता है। मतलब हियर वी कैन सी, ये जितने भी हमने ऑप्शंस पढ़े, ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मतलब CO प्लस H2, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। सिंपल था भाई, है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास स्टेटमेंट्स है, फिजन इज अ मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, फ्रेगमेंट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। तो भाई देखने में लग रहा है कि ये जितने भी हैं ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों करेक्ट है। दैट इज व्हाई हियर वी कैन सी दैट ऑप्शन बी, ओके यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जो फिजन होता है वो अमीबा में मेन मोड होता है, ठीक है, मतलब मेजर होता है, ठीक है। और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, पाया जाता है भाई, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, ठीक है भाई, इनमें से किसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ओके ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो लैरिंक्स होता है वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई और हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन, दैट विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कौन सी जो ग्लैंड है उसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम मार्क कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ओके।
तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारी टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो एंड अप हो जाती है। एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे फ्रेंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और ये आपकी हर चीज में आपको मदद करेंगे, है ना। जितने भी इनमें से जो जीएटी के क्वेश्चंस थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज इस